Today is our lecture number 13 और फैजुल्ला साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर है सर। अच्छा, ओके। ये जरा 200 तक पहुंच जाए तो फिर शुरू करता हूँ मैं, ठीक है? ठीक हो गया सर। हाँ। तो जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका कोई? जब तक ये 200 से ऊपर तादाद नहीं जाती लेक्चर नहीं शुरू करूंगा, उतनी देर में हम अपना क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं मैं आपके। फैजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें। सर मैंने अलाउ कर दिया है सर, इनको जो हैंड ठीक रेस। है, ठीक है। जी पार्टिसिपेंट्स बोलिएगा। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। पार्टिसिपेंट्स, जो पिछला लेक्चर हमारा संडे को हुआ था उससे मुतल्लिका कोई सवालात हैं आपके तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। करने की तो कोशिश की है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के अंदर ये कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछला जो लेक्चर है उसको जरा रिव्यू कर दें। तो पिछला लेक्चर रिव्यू करने के लिए तो हमें बहुत टाइम बेटे चाहिए होगा। ये किसकी है? अनम अकरम कह रही हैं कि इसको शेयर कर दे। तो हाउ कैन आई शेयर? मैं दोबारा उसको कर दूं, आपको एक्सप्लेन करूं? लेकिन वो तो टाइम जाया करने वाली बात है। मैंने लेक्चर नोट्स आपको मतलब भेज दिए हैं। तो उसमें कोई क्वेश्चन आपका है तो वो अनम आप पूछ सकती हैं। जी अनम बोलिएगा।
जी है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मैं आपसे ये कही थी कि जो लास्ट लेक्चर आपने शेयर किया है उसका इशू ये था कि सर उस लेक्चर्स में ना इनकम्प्लीट स्लाइड्स आई हैं। उसमें जो लास्ट आपने टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक वायर नेटवर्किंग व्हील नेटवर्किंग वो वाली स्लाइड्स शेयर नहीं हुई। तो मैं ये कही थी कि काइंडली अगर आप उन स्लाइड्स को दोबारा शेयर कर दें। कौन सी स्लाइड बेटे कह रही हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल की आप तक नहीं पहुंची? जी सर, वो जो बाकी सब पहुंचा तो है लेक्चर, लेकिन वो लेक्चर इनकम्प्लीट है। आपके मेरे ख्याल में स्लाइड जो थी वो 28 थी, जो हमारे तक शेयर की गई हैं वो सिर्फ 22 है। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू सर। ओके ओके। चले है ना, मैं देखता हूँ बेटे इसके बाद आपकी वो की स्लाइडें आपको कम क्यों मिली हैं। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। फिर मैं उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। मैं आज का लेक्चर पार्टिसिपेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि आज का लेक्चर जो है इसमें भी एज यूजुअल जो है वो 3 पार्ट्स हैं। लेकिन पार्ट 3 जो है वो थोड़ा सा आज शॉर्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 कि ये क्या सूरत हाल बनती है। पार्ट 1 के अंदर आज के लेक्चर में हम ऑफिस प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑफिस प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से चलता है हमारा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डेफिनेशन को देखते हैं कि ऑफिस प्रोसीजर कहते किसे। इट इज द रेगुलर ऑर्डर ऑफ डूइंग थिंग्स या बिजनेस इन एन ऑफिस इन ए जनरल टर्म इज कॉल्ड ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस के अंदर जो काम होते हैं हमारे उसको करने का जो टर्म इस्तेमाल होती है हमारी वो ऑफिस प्रोसीजर की होती है। ऑफिस प्रोसीजर के अंदर 3 वर्ड्स जो हैं फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं ऑफिस प्रोसीजर के अंदर। एक वर्ड है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज ए वास्ट फील्ड। इससे मुराद यहाँ कम्युनिकेशन से आपकी वो कम्युनिकेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारी इस्तेमाल होती है। वो कोई 13-14 किस्म की चीजें हैं। मसलन आपका लेटर है, आपका डीओ लेटर है, आपका नोटिफिकेशन है, आपका ऑफिस ऑर्डर है, आपका ऑर्डर है। इस टाइप के ये 14 मैंने पहले लेक्चर्स के अंदर आपको बताए थे। दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन इन द फेडरल सेक्रेटेरिएट। दूसरी टर्म जो ऑफिस प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होती है वो है रिसीट। रिसीट मीन्स जो लेटर्स आपको वहां पर रिसीव होते हैं उनको रिसीट कहते हैं। उसका दूसरा नाम जो है वो डाक है। डाक दफ्तरों के अंदर, सब दफ्तरों के अंदर डाक आती है। उसका दूसरा नाम रिसीट भी है। तो इसको कैसे डील किया जाता है? ऑल द अबव 3 वर्ड्स मीन द सेम। कम्युनिकेशन कह लें, जो लेटर्स आते हैं आपके पास, आप रिसीट कह लें, आप डाक कह लें, तीनों का मतलब एक ही है। तो ऑफिस बिजनेस के अंदर whenever you receive a letter from any quarter, you are required to register that letter in the diary section. डायरी सेक्शन
के बारे में अभी तफसील हम पढ़ते हैं कि फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर किस तरह जो है वो डाक को ट्रीट किया जाता है। बहरहाल इन द इनिशियल स्टेज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू whenever the word communication is used, the receipt is used and the डाक is used, तीनों का मतलब एक ही है। जो बाहर से कागज आपको मिलता है लेटर की सूरत में किसी फॉर्म के अंदर, वो आके आपके दफ्तर के अंदर वो उसको सेंट्रल रजिस्ट्री फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर एक सेक्शन होता है, वहां पर रिसीव होती है। अब फेडरल सेक्रेटेरिएट का मैंने आपसे काफी दफा, चूंकि हम पार्टी फेडरल सेक्रेटेरिएट के बारे में रहे हैं, तो फेडरल सेक्रेटेरिएट का जो दफ्तर होता है उसमें एक सेक्शन होता है सेंट्रल रजिस्ट्री का। आम हमारे दफ्तरों के अंदर भी एक सेक्शन होता है जिसमें डाक जो है वो रिसीव भी होती है, डाक वहां से डिस्पैच भी होती है। लेकिन सेक्रेटेरिएट का थोड़ा सा एक उन्होंने नॉमेनक्लेचर अपने हिसाब से जो वो रखा है, वो सेंट्रल रजिस्ट्री का नाम देते हैं कि एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपकी सारी कम्युनिकेशन, आपकी डाक या आपकी रिसीट जो है वो रिसीव होती है। To receive the communication, there is a particular section in each ministry called Central Registry. It is headed normally by a section officer. एक सेक्शन ऑफिसर जो है वो इसको हेड करता है। इसके फंक्शन क्या हैं? इस सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन के उसमें पहला फंक्शन ये है कि इट रिसीव्स द कम्युनिकेशन। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये रजिस्टर करता है उस डाक को, उस कम्युनिकेशन को जो उसे रिसीव होती है। रजिस्टर करने के बाद फिर उसे स्टैंप किया जाता है और स्टैंप के अंदर लिखा जाता है कि इसमें डायरी नंबर, जिसे हम आमतौर पर डायरी नंबर कहते हैं, वो रजिस्ट्री नंबर जो है वो उसके अंदर लिखा जाता है। देन दिस सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन जो है, जो डाक आती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको छांटी करते हैं, उनको देखते हैं कौन सा लेटर जो है वो किस सेक्शन को परटेन करता है। तो जितने भी लेटर्स वहां रिसीव होते हैं हर एक की सॉर्टिंग होती है और जिन जिन सेक्शंस की डाक होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये मेजर फंक्शन जो है ये सेंट्रल रजिस्ट्री का है। और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कोई लेटर अगर कहीं ट्रेस ना हो रहा हो तो सेंट्रल रजिस्ट्री के डायरी नंबर को देख के आगे उसको ट्रेस किया जा सकता है। अगर वो लेटर सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो फिर उस लेटर का कोई अता पता लगना मुश्किल है। तो whenever you send a letter to a ministry, that communication is received in the central registry of that ministry. That section receives it, register it, stamp it, sort out this communication जितने लेटर आते हैं और फिर मुतलका सेक्शंस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका सब टॉपिक है इस सेंट्रल रजिस्ट्री का, कि रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किन किन दिनों के अंदर होती है। रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो उसके ऊपर कभी कभी इमीडिएट नेचर लिखा होता है, कभी सीक्रेट लिखा होता है, कभी कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, कभी बाय नेम होता है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो लेटर जो है वो आपकी सेंट्रल रजिस्ट्री में रिसीव होते हैं ऑन द वर्किंग डेज, हॉलीडेज वाले दिन भी ये सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन जो है ये खुला रहता है। अब क्या है
कि कम्युनिकेशन जो कि इमीडिएट नेचर की होती है या बाय नेम होती है, किसी ऑफिसर के नाम पर होती है, तो छुट्टी भी हो तो उनकी रेजिडेंस के ऊपर इसको भेज दिया जाता है। मिनिस्ट्री के अंदर काम बाय रूल तो बड़ा इमीडिएट होता है, लेकिन फिर भी डिले तो हो ही जाती है। बहरहाल एनी हो, द इमीडिएट नेचर कम्युनिकेशन बाय नेम जो होती है, वर्किंग डेज में हो तो ऑफिस में रिसीव करा दी जाती है, और अगर हॉलीडेज के अंदर आए तो वो उस कंसर्न्ड ऑफिसर की रेजिडेंस के ऊपर उस डाक को भेज दिया जाता है। चौथा स्टेप इसके अंदर है कि ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कैसे की जाती है। पहले नंबर पर कम्युनिकेशन एड्रेस टू द ऑफिसर्स बाय नेम एंड डेजिग्नेशन, इसको अलहदा किया जाता है। डाक एड्रेस टू एन ऑफिसर बाय नेम विल नॉट बी ओपन्ड। बाय नेम डाक होगी तो वो सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन जो है उसको नहीं खोलेगा। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट के बाय नेम या बाय एंड डेजिग्नेशन होगा तो वो लेटर नहीं खोला जाएगा। There is an officer who is duly authorized to receive and open covers which are marked top secret, are secret but not addressed to the officer by name. Such communication should be sent to him immediately. He will open them according to the security instructions. जिसमें टॉप सीक्रेट और सीक्रेट होता है, वो जिस ऑफिसर को एड्रेस होती है उसको वो भेज दिया जाता है फौरी तौर पर, ताकि उसको वो खोल के तो उसके ऊपर जो एक्शन जो है वो बनता है वो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन की रोशनी के अंदर वो उसको अटेंड करे और उसका जो है वो सूरत हाल जो भी बनती है उसका सोल्यूशन करे। उसके अलावा ऑर्डिनरी डाक होती है, वो डाक जो है वो रिसीट क्लर्क जो है वो उसको खोल लेता है सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन के अंदर। तो ये रिसीट क्लर्क जो है he gives remarks on it if required, enclosures not receipt। अब जब डाक जब खुलती है सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर, ऑर्डिनरी डाक जो होती है, तो आपने देखा होगा कि जो कवरिंग लेटर है उसके साथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने इसमें 2 इंक्लोजर्स भी ऐड किए हैं। इनक्लोजर्स का मतलब यह है कि एडिशनल कोई कॉपीज किसी चीज की वो लगाई होती है। तो रिसीट क्लर्क जो है उसका ये काम है कि वो देखे कि इनक्लोजर की तादाद अगर कवरिंग लेटर के ऊपर लिखी है जितनी, क्या वो अटैच है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो वो उसके ऊपर लिख देगा कि इसके अंदर एनक्लोजर के अंदर जो है वो जितने लिखे हुए थे नंबर उसके मुताबिक अंदर अटैच एनक्लोजर्स नहीं है, कम है, कितने हैं, वो सारी तफसील वो उसके अंदर ऊपर एंटर कर देगा। देन जब डाक खुल जाती है तो फिर इसकी स्टैंपिंग होती है, उसके ऊपर स्टैंप किया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है, फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। स्टैंपिंग एंड सॉर्टिंग आउट ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके तहत हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन होती है, उसको एक रजिस्टर के अंदर एंटर किया जाता है, उसको
एक खास नंबर लगाया जाता है और डेट लिखी जाती है किस तारीख को वो रिसीव हुआ है रजिस्टर के अंदर। और वो डायरी नंबर जो है उस लेटर के ऊपर भी लगा दिया जाता है ताकि उसकी ट्रेसिंग जो है वो आसान हो सके। अब ये जो डाक वहां आती है वो दो तरह की होती है, एक क्लासिफाइड होती है, एक नॉन क्लासिफाइड होती है। क्लासिफाइड डाक वो डाक होती है जो कि टू सम एक्सटेंट सीक्रेट नेचर की होती है और उसको ओपनली आप लेके नहीं इधर उधर सेक्शंस में आप कर सकते। नॉन क्लासिफाइड जो डॉक होती है उसको आप सेक्शंस के अंदर बेच देते हैं। क्लासिफाइड को भी बेचते हैं लेकिन उसके लिए एक अलहदा जो है ना अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर वो मेंटेन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टू डिफरेंट सेक्शंस होती है कि क्लासिफाइड है नॉन क्लासिफाइड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके अकॉर्डिंग टू द सेक्शन वो डॉक जो है जिसको भी परटेन करती है उसको बेच दिया जाता है। अब सेंट्रल रजिस्ट्री से वो जो डाक सेक्शनों को जाएगी वो वहां जाके उस सेक्शन के अंदर भी उसकी डायरी होगी। हर सेक्शन की अपनी डायरी है। उसके ऊपर एक क्लर्क जो है वो डिप्यूट होता है जिसे डायरेस्ट कहते हैं। वो सेंट्रल रजिस्ट्री वाले बंदे से डाक रिसीव करेगा, उसको सिग्नेचर अपने देगा कि यस आई हैव रिसीव 5 लेटर हैं 10 लेटर हैं और उसकी नेचर जो है वो भी लिखेगा कि इतने क्लासिफाइड थे इतने नॉन क्लासिफाइड थे। तो वो जो है वो अपनी डायरी के अंदर वो जो है वो उसको इंदराज उसका करते हैं। अब जब सेक्शन के अंदर डाक रिसीव हो जाती है सेंट्रल डायरी के बाद तो वो डाक जो है वो सेक्शन ऑफिसर जो कि इंचार्ज होता है सेक्शन का उसको पुटअप की जाती है। सेक्शन ऑफिसर जो है वो उस डाक को देखता है और सेक्शन ऑफिसर जो है वो उसको देखने के बाद हैंड ओवर दिस डाक या रिसीट या कम्युनिकेशन टू द डायरेस्ट फॉर डायराइजिंग। वो उसको डायरी करता है जो कि एक प्रेस्क्राइब्ड सेक्शनल डायरी होती है। अब बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि इतना डाक का निज़ाम मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि सबसे पहले डाक सेंट्रल डायरी रजिस्टर में आएगी किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, वहां से वो मुतलका सेक्शन के अंदर जाएगी। एक नंबर सेंट्रल रजिस्ट्री में भी उसे लगेगा और दूसरा जिस सेक्शन में से परटेन कर रही है वहां वो जाएगा तो वहां भी उसकी डायरी मेंटेन होगी और उसके ऊपर एक नंबर लग के जो है वो उसके ऊपर वर्किंग जो है वो स्टार्ट होगी। दिस वाज दी पार्ट वन ऑफ टुडेज सेशन। इससे मुतलका आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज यू आर अलाउड टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। मैं उनके जवाबात आपको मैं दूंगा। साथ ही साथ मैं आपके क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर भी देखता हूं कि आप क्या फर्दर पूछना चाहते हैं। जी अनम, आपने कहा वो मैं इंशाल्लाह इसको चेक करके तो मैं दोबारा भिजवा दूंगा।
जी पार्टिसिपेंट्स, आपका कुछ सवाल पार्ट 1 के बारे में? पार्टिसिपेंट्स हु आर रेजिंग देयर हैंड्स, आप कुछ बोलिएगा अभी, तो फिर ही मैं कुछ समझ पाऊंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी पार्टिसिपेंट्स बोलिएगा। हेलो जी जी सर, ये जो लिखा हुआ है ऑल डाक रिसीव्ड इज पुट बिफोर द सेक्शन ऑफिसर, जी जी सर इसका क्या मतलब है? जी दोबारा बोलिए सवाल। सर ये लिखा हुआ है ऑल डाक रिसीव्ड इज पुट बिफोर द सेक्शन ऑफिसर, हाँ जी। इसका क्या मतलब है सर? जितनी डाक रिसीव होती है वो सेक्शन ऑफिसर को पुट अप की जाती है कि वो देखे। ये सर सबसे बस पहले थोड़ा सेक्शन सेक्शन ऑफिसर जो है वो डाक को देखता है कि किस किस्म की डाक है, उसके ऊपर कोई अर्जेंट नेचर है, कोई सीक्रेट नेचर का कोई लेटर है, तो किसका है वो सेक्शन ऑफिसर ने डिसाइड करना होता है। वो उसको इसलिए पुटअप की जाती है कि वो देखे कि क्या उसके ऊपर वो रिमार्क्स जो है वो देता है। तो उसके बाद जो है वो मुतलका सीट के बंदे को वो डाक जो है वो दी जाए। ये सर ये मतलब है जो कि जी जी सर ये सेंटेंस जो है सर, इसका वो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं पैटर्न को? क्या मतलब आगे पीछे करने का? मतलब सर ये इस पुट बिफोर की वजह से मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा था तो इसलिए सवाल पूछा। हाँ, पुट बिफोर सा मतलब ये है कि उसके सामने रखते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर। हाँ, ये इसका मतलब था। जी एनीबॉडी एल्स? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। जी मेरी आवाज़ participants, I am waiting for your questions about today's part 1 of the lecture. सर, मेरा सवाल ये है कि आप प्रेजेंटेशन पे सब प्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो काइंडली इसको स्लाइड को शो किया करें। इसकी जो डार्कनेस वो नहीं आ रही है, सही क्लियर नहीं आ रही पिक्चर। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, जरा दोबारा रिपीट करेंगे? जी पार्टिसिपेंट्स, जो अभी साहब बोल रहे थे वो दोबारा अजामत करेंगे बोलने की? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी अब आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा और बोलिएगा। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब प्रेजेंटेशन पे सर प्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो स्लाइड को ज़रा शो करवा दीजिएगा, तो सही नज़र आ जाएगा, हमें पढ़ने में आसानी होगी सर। और आपकी जो इस सब जो है ना, वो जैसे नाम आ रहे हैं लिख कर ना, वो क्लियर हो जाएंगे। अभी डार्कनेस सही अच्छा नहीं आ रही। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एनीबॉडी एल्स? अगर कोई और सवाल नहीं है आपका पार्ट 1 से मुतल्लिका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुनसिफ खान बोल रहा हूँ। जी मुनसिफ। सर क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड का क्या मतलब है, जो आपने अभी बताया पिछली स्लाइड पे, वो द डिफरेंस वाज़ेह कर दें। क्लासिफाइड वो होता है जो कि जिसको गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने जिसको उन लेटर्स को लिखा हो कि ये आम आम मतलब के जो है वो
आप कह लें कि सीक्रेट नेचर का, या आप कहें कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उन्होंने एक खास कैटेगरी क्लासिफाई करके दे दी है। बाकी नॉन क्लासिफाइड डाक तो कोई भी देख सकता है, वो उसको जो है वो पढ़ ले, लेकिन क्लासिफाइड डाक जो है वो पर्टिकुलर बंदे तक ही पहुंच के तो उसके ऊपर जो एक्शन इन्वॉल्व होगा वो होगा। तो यू मे कॉल इट कि इट हैज सीक्रेट नेचर ऑफ डाक जो है, उससे मुतलका जो है वो क्लासिफाइड कहते हैं। उसको आपने बड़े ध्यान से उसको उसकी डिस्पोजल जो है वो करनी है, उसको ज्यादा पब्लिक नहीं करना, इससे मुराद ये है। तो सीक्रेट नेचर और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाक को आप रखते हैं वो क्लासिफाइड कहलाएगी, और बाकी नॉन क्लासिफाइड वो है जिसको आम बंदा भी देख ले तो कोई बात नहीं है। तो वो उसको इस एंगल से जो है वो उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई होती है। सर आपका मतलब है कॉन्फिडेंशियल जो होती है डाक, जी, उसमें कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, तो एनवेलोप पे हाँ, होता तो वो क्लासिफाइड डाक के अंदर आ जाएगा ना। है। जी मुनसफ, क्लियर हुआ? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, क्लियर हो हाँ गया। जी। जी साहबान, एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ख्याल है कि अब आपका इससे मुतलका जो है वो कोई नहीं है सवाल, तो मैं पार्ट टू के ऊपर अब मैं शुरू करने लगा हूँ। प्लीज देखिएगा कि पार्ट टू जो है आज के लेक्चर का, उसमें जो है वो फॉरेन अफेयर डिवीजन को मैंने रखा है। आपके जितने भी डिवीजन के फंक्शंस हैं मिनिस्ट्री के, वो मैंने उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो लेक्चर्स के अंदर प्लेस किया है। तो आज फॉरेन अफेयर का नंबर है। इसको फॉरेन अफेयर्स के क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर्स जो हैं वो क्या होती हैं, ये किन किन चीज़ों को डील करता है। फॉरेन अफेयर्स, वैसे तो सारी मिनिस्ट्रीज या डिवीजन जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर जो है ये इस एंगल से इम्पोर्टेंट है कि बाकी दुनिया के साथ इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस को जो डील करता है वो फॉरेन अफेयर डिवीजन होता है। इसका रोल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इट डील्स विद द अदर कंट्रीज, relations and dealings with the other countries is done by
तो दुनिया बाकी कंट्रीज जो दुनिया के हैं उनके साथ डील करने के लिए फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो कि इन्हीं कामों को वो देखता है। तो इस एंगल से आप देखते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है। उन सब के अंदर हमारे सफारत खाने हैं और उन सफारत खानों के थ्रू एम्बेसीज जो हैं जिसको मिशंस भी फॉरेन मिशंस भी कहा जाता है वो सारे के सारे जो हैं वो अपने मुल्क की जो सफारती एक्टिविटीज होती हैं उनको डील करते हैं। तो इस एंगल से हम देखते हैं कि इंटरनेशनली हमारा जो इमेज है वो फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है उसको बिल्डअप करता है और उससे हम जो है अपनी सफारती दुनिया के साथ दूसरे के साथ ताल्लुकात जो हैं वो Number two, matters other than those handled by other divisions relating to international organizations and bodies and their decisions. अब फॉरेन अफेयर डिवीजन के अलावा मसलन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कैबिनेट डिवीजन भी डील करता है, उसके साथ आपका फाइनेंस डिवीजन भी डील करता है, आपका लॉ डिवीजन भी डील करता है। लेकिन ये सारे जो हैं अपने अपने हल्का जो इनको अलॉट होता है गवर्नमेंट की तरफ से अपने अपने शोबे से मुतल्लिका इंटरनेशनली ये भी डील करते हैं, बट दे गेट देयर कंसेंट फ्रॉम द फॉरेन अफेयर डिविजन्स। इसकी कंसल्टेशन के साथ वो जो है वो डील करते हैं। मसलन कोई एग्रीमेंट या ट्रीटीज अदर कंट्री के साथ करना है तो वो फॉरेन अफेयर डिवीजन को भी उसके अंदर लूप में ले लिया जाता है। तीसरा ये है कि डिप्लोमेटिक काउंसलर ट्रेड एंड अदर रिप्रेजेंटेशंस अब्रॉड जो है सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट एज कमर्शियल सेक्रेटरीज अटैचीज shall continue to be made on the recommendation of the special selection board and posting and transfer of such officer will be done by the ministry concerned। अब यहाँ पर ये चीज जो है कि डिप्लोमेटिक जो हैं हमने आपने सुना होगा कि हमारे कुछ कमर्शियल काउंसलर जो हैं कमर्शियल ऑफिसर जो कि ट्रेड और कॉमर्स को डील करते हैं वो भी बाहर पोस्ट होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान मिशंस के अंदर, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कंसर्न मिनिस्ट्री करती है। कॉमर्स एंड ट्रेड की मिनिस्ट्री अपने करेगी, बाकी मिलिट्री वाले जो मिलिट्री अटैची होते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी। तो ये सारे लोग अपने अपने शोबे के लोग जो हैं वो पाकिस्तान मिशन से अब्रॉड के अंदर अपने बंदे जो हैं वो पोस्ट करते हैं। बट द अपर हैंड दैट रिमेन्स देयर वो पाकिस्तान जो है फॉरेन अफेयर डिवीजन का है, चूंकि फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है उसके तहत पाकिस्तान मिशन जो हैं वो बात करते हैं, वो काम करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अपॉन एंड द मेकिंग ऑफ पीस विद एनी कंट्री। फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है हमारा वो अगर किसी मुल्क के साथ हमारी वॉर शुरू हो जाए उसकी डिक्लेरेशन जो है उसको डील करता है और उसके पीस के बारे में ये सारे मामलात जो है ये फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है वो इसकी लुक आफ्टर करता है, उसकी डिक्लेरेशन करता है बाहर की दुनिया की। मसलन पाकिस्तान इंडिया की वॉर होती है तो दुनिया को पता चलेगा हमारे डिक्लेरेशन फॉरेन अफेयर्स के जरिए कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर शुरू हो गई। तो या किसी मुल्क के साथ अगर कोई हम पीस का मुआहदा करते हैं तो वो भी जो है वो फॉरेन अफेयर डिवीजन के थ्रू होगा। पांचवा फंक्शन जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेशन। अगर कहीं कोई लॉ की ब्रेकिंग हो जाए, कोई ऑफेंसेस क्राइम वगैरह हो जाए तो लॉज ऑफ नेशंस को यही दफ्तर हमारा पाकिस्तान मिशन से अब्रॉड जो हैं वो फॉरेन अफेयर डिवीजन के जरिए काम करते हैं। देन नंबर 6 के अंदर
फॉरेन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन के अंदर फॉल करती है। नेगोशिएशंस फॉर सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स जो भी अब तक हुए हैं उसके ऊपर कश्मीर इशू चूंकि पाकिस्तान का एक बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू है, पूरी दुनिया के अंदर एक हमारा इसके ऊपर यूएनओ के अंदर जो है इससे मुतल्लिका जो भी बातचीत होती है वो फॉरेन अफेयर डिवीजन के थ्रू होती है। उसके बाद हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की जो सर्विस हमारी सीएसएस का एक ग्रुप है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डील करता है फॉरेन अफेयर डिवीजन। जो सफ़ीर हमारे लगते हैं, लेकिन सफ़ीर ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन सर्विस से ही लगे। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म किसी को भी सफ़ीर लगा सकता है। बहुत से मुल्कों के अंदर जो है वो फौजी जनरल जो है वो सफ़ीर बन जाते हैं। फिर पॉलिटिकल पोस्टिंग्स जो हैं उसके अंदर भी जो है वो इनको लगा दिया जाता है। तो इस एंगल से ये फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है ये सबको डील करता है। जी मुनसिफ, ये जो आ रहा है, ये जो आपने मुझे लिख के भेजा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इसको मैं हटा सकूं। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं मुझसे पा रहा। तो इसका कोई मुझे कोई कोई भेजें कोई कि हाउ हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। ये जो स्लाइड के ऊपर आ रहा है मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है ये, लेकिन आई एम अनएबल टू हैंडल इट। तो इसको हटाने का मुझे कोई लिख के भेजें कोई पॉइंट जो है। सर इसको जी मुझसे आवाज मेरी समझ आ गई आपको? 9 नंबर के ऊपर जो है विजिट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड फॉरेन डिग्नेटरीज जो हैं वो भी पाकिस्तान फॉरेन अफेयर डिवीजन के थ्रू होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में हमारे जो डिग्नेटरीज जाते हैं या जो बाहर से आते हैं वो सारे के सारे वो लोग जो हैं वो फॉरेन अफेयर डिवीजन ही उनको मैनेज करता है। whenever आर हेड ऑफ द स्टेट्स या हमारा कोई डिग्नेटरी जाना चाहता है बाहर, जिस मुल्क के अंदर जाना चाहता है, तो हमारे फॉरेन ऑफिस के थ्रू वहाँ के फॉरेन ऑफिस को कांटेक्ट किया जाता है और उसके अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। सिमिलरली जब दूसरे मुल्कों के कोई डिग्नेटरीज हमारे मुल्क के अंदर आते हैं तो उनका सफारत खाना जो है वो हमारे फॉरेन अफेयर ऑफिस के साथ रब्ता करता है और फिर हम उसको मैनेज करते हैं, उसको उसके अरेंजमेंट्स करते हैं। 10वां पॉइंट है प्रोटोकॉल्स एंड मैटर्स रिलेटिंग टू फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स का जो प्रोटोकॉल है उसको डील करना जो है वो भी इसी का काम है। फेडरल गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेस को डील करना जो है वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन का काम है। 11 नंबर के ऊपर पॉलिसी रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन एंड टू फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक्स्ट्राडिशन कहते हैं किसी मुल्क का अगर कोई पर्सोना नॉन ग्रेटा हो, किसी शख्स को नापसंदीदा डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसकी मुल्क से बाहर भेजना
जो है अगर आया हुआ किसी दूसरे मुल्क का, तो वो सारा इंतजामात जो हैं वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन के जरिए होते हैं। मसलन हम जो इंटरपोल के जरिए जो चीज़ें हम अपने जो क्रिमिनल चले जाते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर, तो फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है उन मामलात को वो देखता है और उनको वापस लाता है, या बाहर के मुल्कों के पाकिस्तान के अंदर आ जाएं तो वो उसको लेके तो आगे उनके साथ उनके हवाले करता है। रिपेट्रिएशन ऑफ पाकिस्तान नेशनल्स फ्रॉम अब्रॉड, जो कि दूसरे अगर डिवीजन को डील कर रहे हैं, तो उसको वापसी का इंतजामात करना भी फॉरेन अफेयर डिवीजन के जिम्मे होता है। 12 नंबर के ऊपर फॉरेन अवार्ड्स टू पाकिस्तानीज। अगर किसी पाकिस्तानी को फॉरेन अवार्ड जो है वो किसी दूसरी गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो जो है वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन के जुरिस्डिक्शन में आता है। वो सारे मामलात इसको देखता है और फिर वो फॉरेन अवार्ड जो है पाकिस्तानी के लिए तफवीज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं एक अदारा है, उसके इंतज़ाम जो है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन के ज़िम्मे है। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल वर्क पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इन अदारों के साथ जहां हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, फॉरेन अफेयर डिवीजन का जो है वो रोल इसके अंदर भी बनता है। 15th नंबर के ऊपर है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी एक पाकिस्तान का है। उसकी मैनेजमेंट जो है, उसके जो मामलात हैं वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन देखता है। Administration of export control on goods, technologies, material and equipment related to nuclear and biological weapons and their delivery system, इसको भी मैनेज जो है वो हमारा फॉरेन अफेयर डिवीजन करता है। देन जो मामलात हैं हमारे 17 नंबर के ऊपर, ये जो है ये इसको ओमिट कर दिया गया है 2011 के अंदर। और 18वां फंक्शन जो है फॉरेन अफेयर डिवीजन का वो ये है कि वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अब्रॉड एंड फॉरेन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर के मुल्कों से हमारे पाकिस्तान में आते हैं। तो इन सब को जो पाकिस्तान के जाते हैं वो भी फॉरेन अफेयर डिवीजन के अंदर उनका रिकॉर्ड होता है। एम्बेसी उनको अपडेट करती है कि पाकिस्तान के इतने स्टूडेंट हमारे मुल्क के अंदर, जहाँ वो मिशन हमारा होता है कि जिस जिस मुल्क के अंदर जितने जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं, वो उनके कोई मामलात हो तो फॉरेन अफेयर डिवीजन जो है उसके जुरिस्डिक्शन में फाइल करता है, वो उनके मसाइल हल करता है थ्रू द कंसर्न्ड मिशंस अब्रॉड। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर बाहर के मुल्कों से कोई स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसका भी सारे मामलात जो हैं देखने के लिए वो फॉरेन अफेयर डिवीजन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इस एंगल से देखें तो फॉरेन अफेयर डिवीजन वो एक डिवीजन है, फॉरेन अफेयर डिवीजन के जो हमें बाकी दुनिया के साथ हमें लिंक फ्राहम करता है। whenever we have to make any पॉलिसी जो है उनको डील करने के लिए हमें दूसरे मुल्कों के अंदर हमें फॉरेन अफेयर डिवीजन की हेल्प जो है वो लेना पड़ती है। तो डिवीजन तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन टू हैव गुड रिलेशंस, गुड या बैड, जहाँ भी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हैं, हमारा सफारत खाने जो हैं वो हमारे इस डिवीजन के थ्रू जो है वो इन मामला को लुक आफ्टर करते हैं। तो अगला जो डिवीजन है वो मैंने ह्यूमन राइट्स डिवीजन
जो है वो टेकअप किया है, लेकिन नमाज की ब्रेक भी मैंने देनी है, 5 मिनट तक मैं आपको दूंगा, 4-5 मिनट तक। तो उतनी देर में फॉरेन अफेयर डिवीजन्स जो हैं, डिवीजन जो है इसके बारे में कोई आपका सवाल है तो प्लीज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे नमाज की। तो नमाज पढ़ के हम फिर अगला ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज यू यू हैव 4 मिनट्स, बल्कि रादर 3 मिनट्स रह गए हैं 8 बजने में। तो इस 2-3 मिनट में आप फॉरेन अफेयर डिवीजन को आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके जहन में कोई सवाल आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी सलमान, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सलमान। जी क्या सवाल है मकबूल आपका? सर मेरा सवाल ये है कि ये जो पेपर में आते हैं सर, उसमें ये आते हैं क्या आपने जो फॉरेन अफेयर्स के जो ये हैं 1 2 3 17 18 तक, तो ये आपकी सारे आवाज इनके बहुत अंदर। कम आ रही है, जरा माइक के करीब होके बोले। सर मेरा सवाल ये है कि जो फॉरेन अफेयर के जो 1 से लेकर 18 तक जो हैं, ये सारे जो है वो पेपर में आते हैं क्या लिखने के लिए? पेपर में हम लिख सकते हैं या सिर्फ याद करने हैं या देखने हैं सिर्फ? ये अ, ये मैं बार बार इस क्वेश्चन के बारे में मैं हर रोज रिपीट करता हूं। ये 18 फंक्शन जो हैं ये फॉरेन अफेयर डिवीजन के हैं। आपने 18 याद नहीं करने, आपने कोई से 5 करने हैं जो आपको पसंद हैं, जो आसान लगते हैं वो 5 कर लें, क्योंकि ये 5 नंबर से ज्यादा सवाल नहीं आता, 18 करने की जरूरत नहीं है। तो आई हैव बीन रिपीटिंग इट इन द पास्ट लेक्चर्स कि यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू prepare only 5 functions of every division for the sake of appearing in the examination. ठीक हो इतने गया। 5 से ज्यादा, हद 6 करने हैं तो कर लें, लेकिन मैं आपको 5-6 से ज्यादा को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, तो 5-6 कर लें, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? यस सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर कुछ लोगों ने ये सवाल रेज किया था कि हमें 15 मिनट की ब्रेक चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तो ईशा की अजान भी हो गई है और नमाज पढ़ने के लिए 15 मिनट की ब्रेक ले लें, लेकिन प्लीज आप 15 मिनट के बाद आ जाएं, ताकि हमारा जो बकिया हिस्सा है लेक्चर का वो हम उसको पूरा कर सकें। तो फैजुल्लाह साहब, जो है वो ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये कौन से रोल्स एंड फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो रिव्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन द कंट्री इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड मेजर्स। ह्यूमन राइट्स डिवीजन का काम जो है वो मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स के सूरत हाल को देखना है कि क्या वो रूल्स, पॉलिसीज और मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो ये रोल और फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स डिवीजन को दिया है। दूसरा इसका रोल और फंक्शन जो है वो coordination of activities of ministries, divisions and provincial governments
in respect of human rights and facilitation functions relating to human rights। अब ये ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री के दरमियान ही कोऑर्डिनेट नहीं करता या डिवीजन के दरमियान कोऑर्डिनेट नहीं करता, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी ह्यूमन राइट्स की कहीं वायलेशन हो तो उसका नोटिस लेता है और ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं उनको फैसिलिटेट करता है। नंबर 3 जो है इसका रोल वो ये है कि इनिशिएटिव्स फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन, regulations and practices with the international human rights covenants and arrangements to which Pakistan is a party and monitoring their implementation। अब ह्यूमन राइट्स के बारे के अंदर जो है वो उसके कानून साजी जो है, उसके रूल्स जो बनते हैं, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के कवानीन हैं उनके साथ जो है हार्मनी उसकी पैदा करना जो है वो ह्यूमन राइट्स डिवीजन का काम है। क्योंकि पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अदारे जो हैं उनके साथ हमने एक पार्टी है, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो वेयर एवर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस टेक प्लेस, तो पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल जो कवायद ज़वाबित हैं ह्यूमन राइट्स के उसकी हमायत करता है और उनको अगर कोई मसाइल हों तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। चौथा रोल या फंक्शन जो है इसके अंदर वो obtaining information, documents and reports on complaints and allegations of human rights violations from ministries, division, provincial governments and other agencies। अब मिनिस्ट्री हो या डिवीजन हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वेयर एवर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती है उसके बारे में जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको दूर करना जो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट्स बनाना, वो ह्यूमन राइट्स डिवीजन का काम है। पांचवा रोल्स और फंक्शन जो है इसका ह्यूमन राइट्स डिवीजन का वो ये है कि रेफरिंग एंड रिकमेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड चाइल्ड राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो उससे मुतल्लिका तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना, ऐसे लोगों के बारे में जो कि डिसएडवांटेज्ड हों, मतलब कि माइनॉरिटी के अंदर हों। हमारे गरीब ममालिक के अंदर इसकी काफ़ी शिकायत जो हैं वो पाई जाती हैं। फिर चिल्ड्रन के राइट्स के ऊपर भी बहुत सी शिकायत पाई जाती हैं। तो अगर कहीं वायलेशन हो रही हो तो उसकी कंप्लेंट जो है ह्यूमन राइट्स डिवीजन तक चली जाए तो वो इसको सेटल सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को एक प्रोटेक्शन जो है वो ह्यूमन राइट्स डिवीजन देता है। तो इस एंगल से जब हम देखें तो इवन हमारे मुल्क के अंदर भी आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती, इंडिया के अंदर होती हैं, उसके बाद बर्मा के अंदर होती हैं और इवन हमारे मुल्क के अंदर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो भी पाई जाती है। मसलन ये क्रिश्चियन वाला मामला जो है आए दिन इनके घरों को जला दिया जाता है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है। तो इन सारे मामलात को ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है
वो लुक आफ्टर करता है, वो देखता है, और इट रिकमेंड्स द मेजर्स के हम इनको कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं, छठा फंक्शन इसका ये है कि इट परस्यूज या डिफेंड करता है इश्यूज को, कंप्लेंट्स को, रिप्रेजेंटेशंस को एंड मैटर्स फॉर एंड अगेंस्ट पाकिस्तान रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स बिफोर एनी ऑफिशियल और नॉन governmental organization, body or forum in Pakistan, and in consultation with the Foreign Affairs divisions before any international organization and foreign government or non-governmental organizations. अब ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो वेयर एवर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है उसकी कंप्लेंट्स मिलती हैं, तो उन तमाम मामलात को ये फॉरेन अफेयर डिवीजन के साथ मिलके बाहर की दुनिया के अंदर अगर हो तो फॉरेन अफेयर डिवीजन की मदद लेके ये उसके खिलाफ आवाज उठाता है। अपने मुल्क के अंदर हो तो ये यहाँ भी मामलात को सेटल करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। तो इस एंगल से हम देखते हैं तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल दैट दिस डिवीजन इज परफॉर्मिंग इन द कंट्री। नंबर 7 रोल जो है इसका, उसको हम देखते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान इन इंटरनेशनल बॉडीज, organizations and conferencing related to human rights in consultation and conjunction with foreign affairs divisions। अगर दुनिया के अंदर किसी जगह कोई सेमिनार होता है, कोई फोरम के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद होता है जो कोई ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिका चीज़ें हैं, तो ये फॉरेन अफेयर डिवीजन के साथ मिलके उसको ज्वाइन करता है, अपनी कंसल्टेशन देता है और भरपूर ताबन करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को खत्म करने के लिए। 8वां रोल जो है, developing and conducting information programs to foster public awareness about human rights, including the rights of labor, women and children, and laws and remedies available to them। तो ये प्रोग्राम डेवलप करता है इंफॉर्मेशन गैदर करके कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, किस तरीके से। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो हम देखते हैं कि लेबर क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेबर के साथ सलूक अच्छा नहीं होता, तो वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ज़मरे में आता है। फिर वुमेन के साथ जो है वो खसूसन जो गरीब ममालिक हैं उनके अंदर विमेन और चिल्ड्रन के साथ बहुत ज़्यादा वायलेशन होती हैं ह्यूमन राइट्स की। तो इसके बारे में लॉस बनाना और जो हमारे यहाँ मौजूद है ये कवाहद जो है उसको दूर करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना रोल जो है वो प्ले करता है, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको इन चीज़ों से बचाया जा सके। और एज द पीपल आर क्या कहते हैं आपके, इंसान तो इंसान ही है, वो उसकी जहाँ भी वायलेशन होगी उसके राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो फोर फ्रंट पर आएगा और उसको उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देन 9th फंक्शन जो है कि इट फॉर्मुलेट्स प्रोग्राम्स फॉर टीचिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन अफेयर ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो ऐसे प्रोग्राम की तरतीब देता है और कि ह्यूमन राइट्स की जो लॉज हैं, कवानीन हैं, जो लोगों के हकूक़ हैं उनके बारे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये लेक्चर्स, ये उनके प्रोग्राम को तरतीब देता है ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो तालिब इल्म होते हैं वो उनको आगाही हासिल हो कि ये चीज़ जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर आ रही है। उसका सद्भाव करने के लिए लोगों को अवेयर करता है दैट
deals with the minorities, the labor class, the women and children, और इनके सारे मामलात को wherever this division receives a complaint के वायलेशन हो रही है, वो इसको साफ करने में अपना रोल जो है लीडी रोल अदा करता है। टेंथ रोल जो है इसका, वो हम देखते हैं कि provision of facilities for professional and teaching technical training at national and international level relating to human rights issues। अब वो कौमी सतह पर हो या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग हो, तो वो भी ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है उसकी ट्रेनिंग, उनकी वर्कशॉप्स, उनकी कॉन्फ्रेंसेस, उन सब के अंदर अपना ड्यू रोल जो है वो प्ले करता है। तो इस एंगल से हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन चूँकि रैम्पेंट हैं इन द वर्ल्ड, तो ये हमारा डिवीजन जो है इन सब चीज़ों को अपनी नज़र में रखता है और वक्तन फ़क्तन जो है इनके हल के लिए अपने तजावीज़ भी देता है। तो इसके अगला रोल जो है इसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर डिसएडवांटेज्ड पर्सन जो है वो भी ह्यूमन राइट्स डिवीजन के परव्यू के अंदर फॉल करता है। ह्यूमन राइट्स की एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी वर्किंग जो है उनको भी ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो देखता है। 13वां इसका रोल जो है या फंक्शन जो है वो ये है कि रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान एट इंटरनेशनल एंड बायलैटरल लेवल इन्वॉल्विंग ऑल जेंडर रिलेटेड मैटर्स। आपने ये भी देखा होगा कि आजकल एक ट्रांसजेंडर का एक बड़ा इशू जो है वो मुल्क के अंदर भी, बाहर की दुनिया के अंदर भी फैला हुआ है और उसके ऊपर बड़ी डिबेट जो है वो चल रही है। तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि इन मसाइल को हम कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 14वां जो फंक्शन है इसका ह्यूमन राइट्स डिवीजन का, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2012। वुमेन के साथ जो ज्यादती होती है उसको डील करने के लिए जो नेशनल कमीशन बना है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके पास है, ह्यूमन राइट्स डिवीजन के पास। 15वां रोल जो है वो ह्यूमन राइट्स डिवीजन का, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012, वो नेशनल कमीशन जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी डिवीजन के पास है। 16th फंक्शन जो है ह्यूमन राइट्स डिवीजन का, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रेजोल्यूशन 1981, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाइल्ड वेलफेयर नेशनल कमीशन की, वो भी ह्यूमन राइट्स डिवीजन के पास है। 17वां फंक्शन इसका ये है कि सोशल वेलफेयर, special education, welfare development and rehabilitation of children and disabled in the federal areas। फेडरल एरिया जो है उसके अंदर डिसेबल्ड लोग जो हैं उनकी रिहैबिलिटेशन और चिल्ड्रन की स्पेशल एजुकेशन के हवाले से सोशल वेलफेयर इन अदारों की जो है वो सारी फेडरल एरिया के अंदर ह्यूमन राइट्स डिवीजन करता है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उनको ये मदद तो फराहम करता है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल इसका सूबों के अंदर इन मामलों के बारे में नहीं होता। फिर इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, उसके अंदर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड इन पाकिस्तान जो इस्लामाबाद, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन का बंदोबस्त करना जो है वो भी इसके दायरेकार के अंदर फॉल करता है। और देन 19th फंक्शन जो है इसका रोल जो है वो डीलिंग एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए
जो है वो अगर कोई एग्रीमेंट बाहर की दुनिया के साथ होता है तो वो भी इस ह्यूमन राइट्स डिवीजन के वसातत से या तवसत से होता है। देन ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रेसिडेंट मेडल मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के नाम से एक मेडल है। फिर प्रेसिडेंट मेडल मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से है। तो ये अवार्ड, ये मेडल्स दिए जाते हैं उन लोगों को जो कि ह्यूमन राइट्स के अंदर कोई अच्छा रोल प्ले करते हैं। उनकी काबिल कदर खिदमात जो हैं उनके एवज अगर ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो कोई ग्रां कदर खिदमात को एक्नॉलेज करता है तो उन लोगों को ये दो मेडल्स जो हैं ये भी देता है, ये मेडल भी अवार्ड करता है। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सिस्टर के नाम पर रखा है, और दूसरा मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो जो है उनके नाम के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर कहीं हो रही है और किसी ने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हो मसले को सेटल करने के लिए, तो ह्यूमन राइट्स डिवीजन जो है वो इन का इसका इनेकाद भी करता है। With this, we came to the end of पार्ट टू जो है उसके एंड पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई सवालात ह्यूमन राइट्स डिवीजन के बारे में हों तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही चीज़ फिर रिपीट करूँगा कि यहाँ पर 20 फंक्शन दिए गए हैं। वो छोटे छोटे 5-6 फंक्शंस आप याद कर लें ताकि आपका एग्जाम का फंक्शन जो है जो पर्पस जो है वो पूरा हो सके। तो आई हैव बिन रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन कि आपने 20 के 20 सारे के सारे याद नहीं करने, 5-6 कर लें ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो कोई सवाल इससे मुतल्का है आपका तो मोस्ट वेलकम, मैं उनके जवाबात आपको देता हूँ, फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। अ, सर आप फैजुल्ला साहब को बोल रहे हैं कि स्लाइड को जो है ना वो बड़ा करें थोड़ा सा, जहाँ ये आपके नाम आ रहा है ना सब, वो नहीं है जैसे। क्या चीज दोबारा ऊंची आवाज में बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ कि आप स्लाइड को थोड़ा बड़ा बड़ा करें ना, सब नजर नहीं आ रहा है सही से। स्लाइड को थोड़ा बड़ा करें। अच्छा जी चलें हाँ सर। चलें कर देते हैं। हाँ जी कर ठीक है। देते। जी एनी क्वेश्चन। जी इमरान, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इमरान साहब, आप हाथ तो खड़ा कर देते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं मेरे तक आ रही होती।
मेरा ख्याल ये है कि इस ह्यूमन राइट्स डिवीजन के ऊपर आपका कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि आप पूछना चाहते हैं। तो दिस इज द लास्ट कॉल के, अगर सवाल है तो ठीक, नहीं तो मैं अगले पार्ट के ऊपर जाने लगा हूँ। आज के थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपके साथ कुछ डिप्लोमेटिक टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पोर्शन के अंदर जो है वो मैंने दो टर्म्स का इंतखाब किया है। आजकल पाकिस्तान के अंदर साइफर का एक इशू जो है वो बड़ा डिस्कस हो रहा है, और एक डिमार्श। साइफर जो है, आपने देखा होगा कि बहुत ह्यू एंड क्राई पाकिस्तान के अंदर उठा हुआ है। तो साइफर के मुतालिक मैं छोटी सी आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि साइफर होता क्या है। और साइफर जो है इसके ऊपर टर्म टर्म इस्तेमाल करने के लिए इम्तहान के अंदर दो दो नंबर, तीन तीन नंबर की पूछ ली जाती है। साइफर का स्पेलिंग जो है CIPHER भी होता है, और साइफर CYPHER से भी शुरू होता है, लेकिन ज्यादा साइफर CI से शुरू होता है। तो साइफर क्या है? साइफर इज ए मैसेज रिटन इन ए सीक्रेट कोड। साइफर एक कम्युनिकेशन है जो कि सीक्रेट कोड्स के अंदर लिखी जाती है। ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर साइफर का रवाज जो है वो आया था। जो वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1939 से लेके 1945 तक रही थी। तो उसके अंदर जो स्पाइस, जासूस होते थे, वो कम्युनिकेशन अपनी साइफर के थ्रू करते थे। कि सिर्फ वो कोड ऐसे इस्तेमाल करते थे कि सिर्फ उनका अपना बंदा ही उसको डिकोड कर सकता था, दूसरे लोग उसको डिकोड नहीं कर सकते थे। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद डिप्लोमेटिक वर्ड के अंदर साइफर का इस्तेमाल जो है वह शुरू हुआ। एक कंट्री के अंदर जो सफारत खाना होता है वो कोड वर्ड्स के अंदर अपने मुल्क को आगाह करता है कि मामलात के बारे में जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं उनको कोडेड वर्ड्स के अंदर लिख के तो अपने फॉरेन अफेयर डिवीजन को भेजता है, फॉरेन सेक्रेटरी को या फॉरेन मिनिस्टर को भेजता है। तो जैसे रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से जो साइफर आया था, और कि उसकी जब डी कोडिंग की गई तो उससे पता चला कि अमेरिका के किसी अहलकार ने हमारे एम्बेसडर को बुला के कुछ बातें ऐसी की थी जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर उसको बयान करना मुश्किल है। तो डिप्लोमेटिकली ऐसी चीज़ें जो हैं वो बड़े ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वो लेटर, वो कम्युनिकेशन जिसे साइफर कहते हैं कोडेड फॉर्म के अंदर, वो जब पाकिस्तान के अंदर आया तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट जो है वो शुरू हो गई। और किन किन एंगल से वो डिबेट जो है वो गुजरी है वो शायद आप लोगों के सबके इल्म के अंदर है। आई सिंपली वांट टू गिव यू द मैसेज कि ये कोडेड फॉर्म के अंदर एक मैसेज होता है, और
इसके अंदर जो है कोई नंबर नहीं होता, कोई डेट नहीं होती। ऐसा मैसेज जो है वो सिर्फ आपके अपने लोग ही उसको डीकोड करके उसको पढ़ सकते हैं। मसलन whatever was written in the cipher that came to Pakistan from America, तो हमारे सफीर ने जो है वो साइफर भेजा। वो साइफर यहाँ आके उसका क्या हशर हुआ, क्या मामलात उसके साथ अटैच किए गए, तो दिस इज पास्ट स्टोरी। आई सिंपली वांट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म कि ये वो मैसेज है जो कि सीक्रेट लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, कोडेड वर्ड्स में लिखा जाता है, और वही अंडरस्टैंड करता है बंदा जिसके नाम वो लिखा जा रहा है। तो ये टर्म आपको पूछी जा सकती है साइफर की इम्तहान के अंदर। और उसके बाद अगर कोई मुल्क जो है उसके मफादात के खिलाफ जो है वो कोई बात हो गई हो साइफर के अंदर, तो वो मुल्क जो है दूसरे मुल्क को डिमार्श एक्शन शो करता है, उसको नोटिस इशू करता है कि हम आपके व्यूज से, आपकी पोजीशन से, आपकी विशेष से जो है वो हम खुश नहीं हैं, और आप अपना जो ये स्टांस है इसको चेंज करें। तो इट इज़ ए कोर्स ऑफ एक्शन। उसके साइफर के जवाब के अंदर जो कि गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है। इट इज़ ए कोर्स ऑफ एक्शन, मूव, काउंटर मूव, स्पेशली इन डिप्लोमेसी। के साइफर जो आया था उसका जवाब हमारी गवर्नमेंट ने क्या दिया काउंटर करने के लिए, तो ऐसी अगर काउंटर उससे किया जाए तो वो उसको डिमार्च कहते हैं। It is a formal diplomatic representation of one government's official position, views or wishes on a given subject to an appropriate official forum in another government or international organization. Demarches generally seek to persuade, inform, or gather information from the government, फॉरेन गवर्नमेंट के हम अपना हक महफूज रखते हैं, हमें बताया जाए कि ये आपने क्यों ये हमें इस टाइप की जो है वो धमकी दी या हमें कम्युनिकेशन हमारे साथ की। तो एक्चुअली इट इज ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। डिमार्च इज ए प्रोटेस्ट दैट इज मेड बाय वन गवर्नमेंट टू दी अदर गवर्नमेंट जिसने वो साइफर भेजा। तो this is all about today's two terms I have selected for discussion। तो साइफर और डिमार्च के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। with this I have concluded my today's lecture। we are left with 15 minutes। अब आपके सवाल जो हैं थर्ड पार्ट के बारे में या सेकंड के बारे में या फर्स्ट के बारे में कोई सवालात हैं तो प्लीज raise your hands and speak loudly। जी gentlemen and ladies, dear participants, I'm waiting for your questions on today's lecture। कोई भी सवाल आज से मुतल्लिका है तो उसको आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आसिफ बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना था कि ये साइफर में हर मुल्क अपनी सिंबल्स और अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, किसी और कंट्री का मतलब कोई अगर नुमाइंदा या कोई भी उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता अपने मतलब के उस लैंग्वेज को। देखिए ये साइफर जो है ये मैंने कहा कि अगर लेटेस्ट हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे सफीर के साथ जो मुलाकात हुई थी अमेरिकन ऑफिशियल की,
उसको हमारे सफीर ने उसको जो है वो कोडेड वर्ड में लिख के हमें भेजा। ठीक है, तो उस कोडेड वर्ड के ऊपर जो भी हमारे यहाँ जो हालात पैदा हो गए, वो एक्चुअली दैट वाज द इश्तार जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया। तो अमेरिका ने हमें साइफर नहीं भेजा, उसने लेटर नहीं लिखा, बल्कि हमारे सफीर ने लिखा। लेकिन वो कोडेड वर्ड के अंदर था कि जी अमेरिकन ऑफिशियल मुझे मिला है, उसने ये बातें की हैं। वो मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ। वो उसने लेके हमारे सफारत खाने के अंदर उसको डी कोड किया गया, तो पता चला कि उसने कोई धमकी शमकी जो है वो लगाई थी, तो जिसके बहुत से जो रेपरकशंस जो हैं वो हमारे सामने आए भी हैं, और भी मजीद मेरे ख्याल आ सकते हैं। तो एक्चुअली दिस कोडिंग एंड डी कोडिंग इज डन बिटवीन दी टू ऑफिसेस। हमारा वाशिंगटन में जो हमारा एम्बेसडर बैठा था और हमारा पाकिस्तान का जो सफारत जो सॉरी फॉरेन अफेयर डिवीजन है, इसके दरमियान वो साइफर मूव हुआ है। व्हाट वाज रिटन इन दैट, वो कोडेड वर्ड्स के अंदर था, जो कि यहाँ आके जब उसको खोला गया तो उसके अंदर जो चीजें लिखी थी उसके ऊपर हमारा जो रिएक्शन आया वो आपके सामने है। और ये दो लोगों की अपनी कोडिंग और डी कोडिंग होती है, दो ऑफिसेस की अपनी कोडिंग और डी कोडिंग होती है, और स्पाइस जो जासूस होते हैं वो भी कोड वर्ड्स के अंदर अपनी बातें करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर शुरू हुई थी। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि साइफर जो है वो डिप्लोमेटिक एक मरासला था, जो कि हमारे सफीर ने हमारे फॉरेन ऑफिस को लिखा था। तो कुछ चीज क्लियर हो गई या स्टिल यू नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन ऑन इट? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो साइफर के बारे में या डी मार्च के बारे में, इसकी डेफिनेशंस आएंगे एक पेपर में, या सर ये ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे सर? नहीं, ये डेफिनेशन लिखने के लिए आएंगे। जी राइट सर। डेफिनेशन हाँ 2 नंबर 3 नंबर की आ जाएगी। ये तो सर आपके नजर में सर ये कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या ये नहीं भी आ सकते हैं? जी ये एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है पहले डिप्लोमेटिक टर्म्स का, तो उस एंगल से मैंने फिर कहा कि चूंकि साइफर आजकल बड़ा इन है हमारी डिस्कशंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और डिमार्च भी जो है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो इसके ऊपर पूछ ले कि साइफर क्या होता है। तो इट इज द कोडेड मैसेज जो कि सफारत खाने इस्तेमाल करते हैं कोड वर्ड्स के अंदर अपने तहरीर भेजते हैं और अपने मुल्क को, ताकि वो आगाह रहें इन मामलात के ऊपर। तो दिस इज व्हाट अबाउट डेफिनेशन आएगी आपको, इसकी इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं पूछी जाएगी। जी एग्रीड सर, सो मच, थैंक यू। जी एनीबॉडी एल्स? जी पार्टिसिपेंट्स? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये डिमार्च के हवाले से कोई एग्जांपल कोड कर दें, ताकि जिससे मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं? जी जी सर, कोई इसे मतलब ताकि सही इसे अंडरस्टैंड कर पाए सर। हाँ देखें, एक मुल्क ए है, मैं मिसाल देता हूं आपको।
ए मुल्क ए है, उसने बी मुल्क के कंट्री के खिलाफ कोई बातें की, तो बी कंट्री का एक राइट है कि वो उसका प्रोटेस्ट लॉन्च करे। तो बी कंट्री जो है वो जो प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिमार्श कहलाएगी। ये सफाती लैंग्वेज है और इसके अंदर आपका प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट की टेक्निकल लैंग्वेज डिमार्श कहलाती है कि वो कंट्री जिसके खिलाफ बातें की गई हो, कोई ऐसी मूव की गई हो, तो वो हक रखता है कि अपनी पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन को वो एक्सप्लेन करे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की। तो ये मुल्कों के अंदर इस टाइप की चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं। और मेरा ख्याल है कि आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्री, मैंने मुल्क ए और मुल्क बी की बात की है कि ए ने बी के खिलाफ कोई बात की, उसकी किसी एक्शन के खिलाफ, तो उसने प्रोटेस्ट के तौर पर उसको जवाब दिया कि आपको जेब नहीं देता था कि आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से हटके जो है वो इस्तेमाल करें, जबकि हमारा स्टांस ऐसा नहीं है। आपने इसको गलत अंदाज में पेश किया, तो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट दैट एवरी कंट्री हैज द राइट टू मेक टू द अदर कंट्री। ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर हो जी, एनी अदर क्वेश्चन जी पार्टिसिपेंट्स? जी पार्टिसिपेंट्स, आपका कोई सवाल? जी आपने हाथ तो खड़ा किया है लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही। जी सर, अस्सलाम बोलिएगा। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप सर बीसीआरडब्ल्यू के एज अ टीचर, आपको सर ये क्या आइडिया है कि बीसीआरडब्ल्यू के सर कितनी परसेंटेज हर सेमेस्टर में सर स्टूडेंट पास होते हैं सर? मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत हाई परसेंटेज है हमारी। माशाल्लाह, तो बेहतर सर। तो सर बस ये नोट्स वगैरह तो हम रीड आउट करते हैं, जैसे कि आप लेक्चर के बाद हमें शेयर कर देते हैं, तो वो उनके अलावा यानी कि सिलेबस से आउट तो नहीं आएगी सर? जैसे कि आपके जितना लेक्चर्स आपने पढ़ा है वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको जो है ना तैयार करते आ रहे हैं पेपरों के लिए, उनसे आउट तो कोई सिलेबस नहीं है ना सर? जी, इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी। आपकी सिलेबस के अंदर जो बुक्स हैं जी वो सर। आपकी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 जी सर। वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके बाद सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस की बुक है, वो भी मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा, मेरे नोट्स के अंदर वो मौजूद रहेगी। और इसके अलावा आप कम्युनिकेशन की कोई भी बुक उठा के देख लेंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वट एवर आई टीचेस यू हेयर, इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इट विल कवर ऑल योर सिलेबस। मैं कोई एस्पेक्ट रहने नहीं देता कि जो जो आपका इम्तहान के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना करे। आप एक चीज यहाँ पर मैं मेंशन करना जरा जरूरी समझूंगा जी कि सर। ये पेपर वो पेपर है जिसके अंदर बाज औकात क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपकी टैलेंट सामने आना जो है वो रह नहीं सकती। मिसाल के तौर पर पिछले पेपर के अंदर एक सवाल ऐसा आया था, वो
मेरा ख्याल ये है कि वो पढ़ाने के से ज्यादा जरूरी ये था कि आप जो अपनी तालीम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेके आए हैं उस बेसिस के ऊपर आप उसको जो है पेपर को सॉल्व करें। एक सवाल आया था कि आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए एक दरखास्त लिखनी है। जी सर। अब इसके अंदर आप इतना पढ़ के आए हैं, नौकरी के लिए दरखास्त तो आपको लिखनी आनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, ये तो जर्नल सवाल हैं, ये तो उसी टाइम बंदा उसको करनी चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल। इसका मैं आप पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कोई नहीं मैं कह सकता कि वो क्या पूछेगा आपको, जी लेकिन सर। ये सवाल आया जो कि कुछ लोगों ने कहा जी कि ये सवाल तो हमें कराया नहीं गया था। ओके सर। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि छुट्टी की दरखास्त लिखना या नौकरी की दरखास्त लिखना जो है, लेकिन इस दफा मैं ये भी करवाऊंगा। ओके, गुड हो गया सर। और सर ये जैसे कि लेटर्स के फॉर्मेट्स तो आपने कुछ हमें सिखाए हैं, जैसे कि डीओ लेटर है और मेमोरेंडम है और ये जितने भी लेटर्स हैं, इसके भी सर मेरे ख्याल में मतलब वो लिखेंगे कि इस लेटर के फॉर्मेट के मुताबिक आप कोई चीज ड्राफ्ट करें या लिखें सर। नहीं, सवाल जो आपको आता है ना वो होगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो तो इतने सारे टॉपिक है कोई भी पूछ सकता है, लेकिन असल बात होती है कि आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए। जी लेटर राइट। किस फॉर्मेट में लिखना है, डीओ लेटर किस फॉर्मेट में लिखना है, नोटिफिकेशन किस तरीके से लिखनी है। अब नोटिफिकेशन ही तो हजारों किस्में है, किसी के बारे में मैं कह सकता है कि ये नोटिफिकेशन बनाए आप। जी ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन मेरा पढ़ाने का जो था, टीचर तो यही बता सकता है कि जी ये गवर्नमेंट का अप्रूव फॉर्मेट है, इसके जी अंदर बिल्कुल। एग्जामिनर की ख्वाहिश के मुताबिक अपने कोई कोई 8-10 सेंटेंसेस लिखते हैं आप। तो जी राइट। वो उस हद तक मैं फॉर्मेट की हद तक आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसने सवाल क्या पूछना है उसके अंदर, उसको जज करना बड़ा मुश्किल है। जी कि राइट। जैसे उसने इस दफा नौकरी के बारे में दरखास्त लिख दी, अगली दफा वो और कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डेंगू की वबा आई हुई है इसके ऊपर आप प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो लेके उसके बारे में लिखें। ये सवाल भी हो सकता है। जी ठीक है। बिल्कुल सर। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब बहुत ज्यादा आ गया था, तो गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि वो क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करे ताकि सैलाब से हमारी जो हैं वो हमारे नुकसानात कम हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रैक्टिस एंड राइटिंग स्किल, और आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। आई हैव जी राइट। सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एम कॉम भी करके आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए होती हैं, लेकिन वो करेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस नहीं लिख पाते। दिस जी इज राइट। ए डायलेमा फॉर टुडे स्टूडेंट्स। एग्जामिनर जो है वो फिर ऑफेंड हो जाता है, अनाय हो जाता है कि इतना इतना पढ़ लिख के आप आ गए हैं, तो ये जो है आपको लिखना भी नहीं आता, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप गलत कर देते हैं। और आपकी क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन की? जी सर, मैं सर बीकॉम हूँ सर, सिंपली। तो बीकॉम के अलावा भी पिफा कर रहा हूँ सर। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। आप जो बी कॉम और एम कॉम वगैरह लोग आते थे वो बिजनेस इंग्लिश के अंदर वो अपनी एग्जाम्पशन क्लेम करते थे। जी जी बिल्कुल सर, एग्जाम्पशन है हमें भी सर। 4 सब्जेक्ट हमें भी मिलेंगे सर। तो उसमें अभी प्रोसेस हमने नहीं किया है, उसमें हायर एजुकेशन कमीशन की जो हो वहां से अटेस्टेशन मांग रहे हैं पिफा वाले, तो वो अभी प्रोसेस में है, वहां से हो जाएगी तो फिर हम क्लेम कर लेंगे सर। नहीं, आपको मैं उसकी बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहता हूँ जी कि राइट सर। आप बिजनेस इंग्लिश का पेपर कंपलसरी कर दिया पेफा वालों ने। जी राइट सर। ठीक हो गया। अब आप ये करके आए हैं कि हम पीछे इंग्लिश पढ़ के आए हैं, एफए में भी पढ़ी, बीए में भी पढ़ी, हमने एम कॉम किया तो वहां भी सारा कुछ अंग्रेजी में था। जी बिल्कुल तो राइट। ये इसको एग्जाम्पशन खत्म कर दी एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। वो किस जी ग्राउंड पर की थी कि लोगों को सादा अंग्रेजी भी लिखना नहीं आती थी, डिग्री तो उनके हाथ में एम कॉम या बी कॉम की थी, लेकिन पिफा भी क्वालिफाइड थे क्योंकि वहां से एग्जाम्पशन लेके गए थे वो।
जी राइट सर। तो इट इज वेरी पर्टिनेंट टू नोट हियर कि आप लोगों को अंग्रेजी के अंदर सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट ग्रामेटिकली लिखना बड़े जरूरी है। वी डोंट वांट कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखें, लेकिन जो लिखें वो ग्रामर के लिहाज से वो करेक्ट होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ आ रहा है। इट वुड बी माय सजेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द पेफा कि वो अपनी अंग्रेजी को ठीक करें। ग्रामर का ये जो इंग्लिश का पोर्शन जो है बिजनेस इंग्लिश का उसके अंदर, और ये कम्युनिकेशन राइटिंग जो है, ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ, आपके सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हों, उनके स्पेलिंग्स ठीक हों। आप ये चीजें एक 1.5 माह की ट्रेनिंग की में तो नहीं सीखी जा सकती। ये जी आपकी बिल्कुल। ओवरऑल बैकग्राउंड पीछे से जो चली आ रही है 16-18 साल की एजुकेशन की, ये तो पक्की हो गई है, लेकिन स्टिल यू कैन वर्क हार्ड और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई हैव सीन ए नंबर ऑफ पेपर्स ऑफ द पिफा स्टूडेंट्स। तो अगर मैं उसे ग्रामेटिकली देखूं तो बहुत सारी अंग्रेजी की गलतियां जो हैं वो उसमें मैं देख रहा हूँ, और ये आपको बड़ा नुकसान देती है। तो प्लीज इम्प्रूव योर ग्रामर। सादा सेंटेंसेस लिखें, छोटे सेंटेंसेस लिखें, एज आर एम वाली अंग्रेजी लिखें, लेकिन करेक्ट लिखें, तो एग्जामिनर जो है वो आपको पास कर देगा। और थैंक यू। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं लिखेंगे, सेंटेंसेस ठीक नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर शायद मेरा ख्याल है नाराज हो जाए, और नाराज होगा तो कोई नंबर नहीं देगा। जी राइट सर, बिल्कुल सर। ओके। सो मच सर। जी, और कोई सवाल तो नहीं किसी का? मैं क्लोज डाउन करने लगा हूँ। फैजुल्ला साहब। जी सर। हाँ फैजुल्ला साहब, नींद तो नहीं आ गई? नहीं नहीं सर, अभी फिजिकल क्लास भी हो रही है सर 9 बजे। अच्छा चले, मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट सेशन में फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग फैजुल्ला साहब। ठीक है, थैंक यू सर। बाबा।